हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना। हालांकि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन इसे रिमाइंड करना है मुझे। ठीक है, रिमाइंड करें ताकि तुम लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान में आ जाए। क्लियर है। ये सारी चीज़ें जो भी किया जा रहा है यहाँ पे किसके लिए किया जा रहा है, आप लोगों के लिए। और आपका जिम्मेवारी बनता है कि लाइक तो दबाते जाओ यार। ठीक है, तो लाइक करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको रिलेटेड किससे, लेक्चर से, तो आप कमेंट कर सकते हो और आपका सुझाव हम लोग ज़रूर उस पर अमल करेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज अब बात करते हैं किसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। बहुत चुटकी सा सवाल है, एक चुटकी सा जवाब है इसका। क्या करना क्या करोगे? तो सर करना यही है कि अगर आप चावल को दाल के साथ मिलाओगे तो वो बिल्कुल सेम सा मिक्सचर नहीं बनेगा। तो आप चावल को चावल के साथ मिलाओगे, बस सुनते जाना यार, कुछ करना मत। अभी क्या करना है, चावल को चावल के साथ मिलाओगे, दाल को दाल के साथ मिलाओगे, सब्जी को सब्जी के साथ मिला सकते हो। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही इक्वेट किया जा सकता है, अगर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ नहीं ऐड कर सकते हो, है ना, ये हो ही नहीं सकता है ऐसा। ठीक है, वेलोसिटी को किसके साथ ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी को, डिस्टेंस को किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, है ना, फोर्स को किसके साथ, फोर्स के साथ। फोर्स में फोर्स को ही घटा सकते हो, फोर्स में फोर्स को ही ऐड कर सकते हो, है ना, जितना भी क्वांटिटी। इवन इम्पल्स को इम्पल्स के साथ ही ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर आपको, है ना, कभी भी दो क्वांटिटी दिया रहे, ए और बी, दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों ऐड किया हुआ है, तो आपको हर हाल में ये समझ जाना है कि ए जो है ना, ए जो फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बी है। या फिर और क्या समझ सकते हो कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, दोनों क्या है, सेम है। लास्ट में मैंने एक पॉइंट भी लिखा था, अगर आपको याद हो तो आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। क्या बताएंगे, क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि अगर कोई भी इक्वेशन या कोई भी दो क्वांटिटी सेपरेट किया रहे प्लस साइन से और किससे, माइनस साइन से, और किससे, माइनस इक्वेशन वाले, इक्वेट वाला साइन से, इक्वल वाले साइन से, और किससे, ग्रेटर देन से, और किससे, लेस देन से। अगर ऐसा सेपरेशन हो, इन सब के हेल्प से सेपरेशन हो, इन सब मतलब एक ही जगह सारे के सारे नहीं आएंगे, तो कोई एक यार, कैसे कोई एक, है ना, कोई एक अगर आ जाए दो क्वांटिटी के बीच, तो आप कहोगे कि सर उन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ध्यान से क्या, कि अगर दो क्वांटिटी के बीच, अगर ये सब आ जाए, तो आप समझोगे कि ये वाला जो है ना, ये इक्वेट कर रहा है या फिर प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, सभी का सभी सेम है। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी बी इज लेस देन डी। ओके ना, तो इसका मतलब B जो है, B का डायमेंशनल फार्मूला और D का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है। गॉट इट? नो? अच्छा कोई बात नहीं, फिर से देख लो। अगर A माइनस बी लिखा हुआ है और A और B तो कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, तो याद रखना कि A वही है जो क्या है, B है। ये मुखौटा है यार, ये मुखौटा है अलग अलग। ठीक है ना, बाकी क्या सारा कुछ सेम है। ऐसा लग रहा है कहीं पटाखा जला, डोंट माइंड प्लीज अगर आवाज़ आ गया हो तो, है ना। आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि A और B अगर दो क्वांटिटी है और उसे सेपरेट किया गया प्लस के साइन से, तो A का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही डायमेंशनल फार्मूला भी B का होगा। या फिर अगर मान लो ये कोई फलाने नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कर लो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो इसको भी हर हाल में क्या होना पड़ेगा, डिस्टेंस होना पड़ेगा। मतलब जो लब्बो लबाब है ना, मतलब जो मोटा मोटी बात है, जो कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट है, वो ये है कि अगर आप ऐड कर रहे हो तो डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ऐड करोगे, है ना, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करोगे, है ना, टाइम को टाइम के साथ ऐड करोगे, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ, और वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ, मतलब सेम तरह के ऐड, सब्सट्रैक्ट, इक्वेट, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब साइन सिर्फ उसी के, मतलब सेम क्वांटिटी, सेम नेचर वाले क्वांटिटी के बीच लगता है। गॉट इट? क्लियर होगा यहाँ तक? ये प्रिंसिपल कहलाता था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। और पिछले क्लास में मैंने आपको ये बातें लिखवा भी दिया था बोर्ड पे, है ना। आप उसको एक बार जरूर रिपीट करें, नहीं तो यहाँ पे तो क्लियर हो ही गया। अब करेंगे हम इसके ऊपर सवाल, और जिसके लिए आप होंगे तैयार। जल्दी से कॉपी पेन निकालो और लग जाओ युद्ध में। ठीक है, शुरू करें, चलो सवाल लेते हैं। और ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। जल्दी से पॉज करो स्क्रीन को और उसके बाद खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, करो। आई थिंक हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो ये इधर देख लो सब लोग। पहला सवाल है, अगर नहीं हुआ तो डरने वाली कोई बात नहीं है, हम जिंदा है तो आप क्यों शर्मिंदा है।
ठीक है, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। जिनका भी अच्छा रिजल्ट आया है प्लीज़ हमें मिठाई ज़रूर भेजें, और अगर नहीं अच्छा आया तो डोंट वरी, अगले बार आ जाएगा, जुड़े रहे हमारे साथ। क्लियर ना? अरे अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, अगली बार आ जाएगा। चिंता नहीं करने का, चिंता बिल्कुल नहीं करने का, हमारा उम्र भी चिंता करने का नहीं है, सवाल सॉल्व करने का करो यार, कहाँ दिमाग भटका रहे हो। ये लो क्या है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t, ठीक है ना, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दिया है, ओ माय गॉड, यही तो है सारा खेल, है ना। ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है a b c और d का डायमेंशन बताइए। बहुत आसान सवाल है, कैसे, चलो देखते हैं। इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। b इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी। क्लियर? जानते हो क्या है, वेलोसिटी में किसको ऐड किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को। वेलोसिटी को किससे इक्वेट किया जा सकता है, वेलोसिटी से। अब देखो ये अगर वेलोसिटी, इसको इक्वेट किया गया है इससे, तो ये भी वेलोसिटी होगा। अब ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में किसको ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं। अब ये वेलोसिटी है तो उसमें किसको ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं। यानी हर हाल में ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों का चारों जो टर्म है ना, चारों क्या है, वेलोसिटी है। ये लो, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और ये भी क्या है, वेलोसिटी है। ये कहाँ से आया, ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कहाँ से किया हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा जी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तो ये पता चल गया। सॉल्व कैसे करना है ये बता दो सर। तो कुछ नहीं, अगर ए का निकालना है तो जो क्या है यार, ये क्या है, डायमेंशन है। जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बी का होगा, और v का डायमेंशन तो हमें पता है। ओह माय गॉड, कैसे पता है, क्योंकि v इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं सर, a यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन lt इनवर्स, और m पे पावर 0 लगा दो तो कोई बुराई नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। a इज इक्वल टू, यानी a का जो डायमेंशन है m0 lt इनवर्स। क्लियर? ओहो बहुत आसान था सर। चलो दूसरे में आ जाओ, किसमें, दूसरे में, यानी b का निकालने का कोशिश करते हैं। यानी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT। ऐसा कैसे कर रहे हो आप सर, अरे कैसे, क्या हाथ से कर रहे हैं यार, देख लो इधर। क्या मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी यहाँ इस साइड है LHS साइड में, तो RHS में जितने भी टर्म होंगे सभी के सभी क्या होंगे, वेलोसिटी होंगे। तो क्या एक्सल, ये वाला A जो है मतलब वेलोसिटी है ऑब्वियसली, ये BT जो है वो वेलोसिटी। हाँ, क्या B सिर्फ वेलोसिटी है, नो, B वेलोसिटी नहीं है, BT मिल के वेलोसिटी है। ओ माय गॉड, क्या क्या कह रहे हो सर आप, कंफ्यूज कर रहे हो। अरे कुछ नहीं है यार, इधर देखो, BT दोनों मिलके वेलोसिटी, अकेला वेलोसिटी नहीं है, ठीक है ना। C बाई डी प्लस टी, ये सारे मिलके वेलोसिटी है। अरे बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये टोटल सभी मिलके वेलोसिटी, अकेला नहीं हो सकता, ठीक है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसलिए अकेला वेलोसिटी नहीं हो सकता। तो क्या सर, पूरा मिला के, हाँ पूरा मिला के, ये सभी इन सभी को मिला दो वेलोसिटी, ये पूरा का पूरा वेलोसिटी। इसलिए देखो मैंने वेलोसिटी का डायमेंशन इक्वेट किया किसके साथ, AT के साथ, क्योंकि वेलोसिटी के साथ कौन ऐड हो सकता है, वेलोसिटी ही ऐड हो सकता है ना। चलो, तो ये देखो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m0 lt इनवर्स। सर इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AT, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या सर, टी के बारे में तो बताया, टाइम है, ये लो यहाँ पे तो टाइम है, तो टाइम का भी डायमेंशन हम लोग जानते हैं। तो क्या कर, लिख दे, चलो लिख दो, बिल्कुल लिख दो। तो AT इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, m0 lt इनवर्स। अब A का डायमेंशन क्या हो जाएगा फाइनली, तो A का डायमेंशन कुछ नहीं, T इधर चला जाएगा, नीचे हो, है ना। तो m0 lt माइनस 1, यहाँ पे T चला गया। अब T ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो m0 lt इनवर्स 2, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन नहीं, A का जो डायमेंशनल फार्मूला आया है वो m0 lt इनवर्स 2 आया है। क्लियर? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। C, ओ माय गॉड, C कहाँ है, C यहाँ है। अब C से पहले आपको D का कर लेना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि देखो D किसी के साथ ऐड किया गया, किसके साथ, T के साथ। T है क्या, टाइम, यानी टाइम के साथ कौन ऐड हो सकता है, टाइम। देखो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम के साथ कौन ऐड हो सकता है, टाइम। यानी D का जो डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा, T का डायमेंशन होगा, और T है क्या, टाइम। तो यानी D का जो डायमेंशन है वो या क्या है, T है। वेरी गुड सर, D का तो आ गया, अब C का कैसे निकालोगे, C का भी निकल जाएगा, बहुत आसान है। कैसे, चलो तो अब देखो इसी पूरे को, ये पूरा किसके बराबर होगा, ये पूरा होगा वेलोसिटी के बराबर, यानी C बाई डी प्लस टी का जो डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा।
ठीक है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ, एक बार इरेज कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लो। अरे यार तुम मत करना ऐसी गलती, भूल के भी नहीं। चलो तो देखते हैं c/d+t। अब देखो टाइम में टाइम ऐड होगा तो अल्टीमेटली तो टाइम ही बचेगा ना। क्या कह रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, अगर टाइम में टाइम होगा, चलो सपोज करो टाइम 10 सेकेंड, डी का वैल्यू 20 सेकेंड, तो 20 10 30 सेकेंड, टाइम ही तो बचा। तो कहीं ना कहीं ये टाइम है पूरा का पूरा नीचे, है ना। तो c/टाइम, ये ले लो, डायमेंशन लिख दिया मैंने डायरेक्टली, इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स। ओहो, यानी c इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L सीधा बचेगा, यानी c का डायमेंशन L हो गया, d का डायमेंशन T हो गया, है ना, और a का डायमेंशन आपके पास आ गया था ये LT इनवर्स, और b का भी डायमेंशन मैंने शायद निकाला था, कहीं तो आया था यार, a का b का, चलो a, ओहो मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे b होगा दोस्त, b यहाँ पे मैंने a लिख दिया था, सॉरी है ना, यहाँ पे b होगा, तो ये b का डायमेंशन यहाँ पे मिल गया, b का डायमेंशन 80 नहीं है यार, BT है। क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने, यहाँ पे BT था, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, BT के जगह गलती से मैंने 80 लिख दिया था। ठीक है, नोट कर सकते हो क्या? कर लो जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। पिछले सवाल में जहाँ पे मैंने 80 लिखा था वो एक्चुअली BT था, तो ए की जगह बी हो जाएगा, बस ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कोई, ठीक है ना। ऐसे पता नहीं मास्टर क्या गलत पढ़ा दिया, कुछ नहीं, दैट वाज ए ह्यूमन मिस्टेक। क्या था कि अगर ए को हटा दिया जाए, क्योंकि ए तो था ही नहीं था ना, बी था, एक्चुअली BT था, तो BT को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, आगे और भी सवाल करने वाले हम लोग। चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहे फाइंड द डायमेंशन ऑफ A/B, A/B, ठीक है ना, A है B है, इन द इक्वेशन f इज इक्वल टू a√x प्लस BT का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये एम्स में 2018 में पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा सवाल है आई थिंक। चलो कोशिश करते हैं, एक बार आप सॉल्यूशन खुद से करने का कोशिश करो, नहीं तो इधर देख लो जल्दी से क्या मिलेगा, बताओ। A/B का करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ है f इज इक्वल टू a√x प्लस BT का स्क्वायर। अब जिसमें f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, और t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, ठीक है ना। और हमें निकालना किसका है, A/B का, यानी पहले A निकाल लो, फिर B निकाल लो, उसके बाद A/B का फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत आसान सा सवाल है। क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, क्या आप कह सकते हो कि फोर्स का डायमेंशन और a√x का डायमेंशन सेम होगा? कह सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इसको इक्वेट उसी के साथ कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो, या फिर सेम क्वांटिटी से इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो f का डायमेंशन क्या होगा, सेम वही जो होगा a√x का डायमेंशन। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर a√x कोई क्वांटिटी है तो उसको उसी के साथ, उसी नेचर का क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं, मतलब ये क्वांटिटी इसके साथ ऐड किया जा सकता है। अरे बात कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इधर अटक रहा है कि नहीं अटक रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इधर देखो, जो फोर्स का डायमेंशन होगा यानी f का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन तो इसका भी होगा ना, इक्वेट करने के बाद, और यही डायमेंशन फिर किसका होगा, इसका होगा। बात क्लियर हो रहा है ना। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो इसका डायमेंशन वही इसका डायमेंशन, वही इसका डायमेंशन, LHS का डायमेंशन बराबर RHS का डायमेंशन, या फिर जिससे आप दो क्वांटिटी को अगर ऐड कर रहे हो तो उन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ओके, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है बात, तो फिर आगे बहुत आसान है, कैसे सर f का जो डायमेंशन होगा वो a√x के डायमेंशन के बराबर होगा। तो a√x का डायमेंशन हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या करें, तो a√x, अब इस x पे पावर कितना है, हाफ है ना, और f क्या है, फोर्स है, तो फोर्स है तो mLT इनवर्स 2, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ अपने सर को एक बार दीवार में मारे, नो, कभी ऐसा गलती नहीं करना है। 4 बार कॉपी पे और ध्यान देना, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। मेरा विश्वास है आप बहुत मेहनती है, आप कर लेंगे, करो तो सही। mLT इनवर्स 2, अच्छा ये किसका डायमेंशन मैंने लिखा, फोर्स का डायमेंशन लिखा, इज इक्वल टू, सर a का तो डायमेंशन फाइंड आउट करना है ना, x का डायमेंशन हमें पता है, क्यों, क्योंकि x एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए l लिख सकते हो आप। आपके पास ये आज़ादी है, चलो मैंने दे दिया, चलो मैंने ले लिया, हो गया आज़ादी। x का मतलब l है और इस पे पावर 1/2। ओहो बहुत आसान था ना। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, इधर लेके आओगे तो ml, यहाँ पे पावर 1 है ऑलरेडी, और ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में पावर, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, ये लो, कोई परेशानी किसी को नहीं, आप पूरा सॉल्व कर लेना इसको। और t⁻⁻2 इज इक्वल टू a का डायमेंशन, ठीक है। यानी फाइनली आप क्या लिखोगे, a का जो डायमेंशन होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा mL टू द पावर कितना 1/2, और ये कितना हो जाएगा t⁻⁻2, ये रहा t का पावर। ये हो गया आपका a का डायमेंशन। चलो अब b का देखते हैं। b में क्या है, BT स्क्वायर इज इक्वल टू
फोर्स का डायमेंशन ये है अपने पास, है ना। कैसे किया सर? क्योंकि देखो ये इसके मतलब इसके बराबर है तो इन दोनों का एक नेचर होगा तभी तो। अच्छा एक आम में आम जोड़ेंगे तो आम ही रह जाएगा, हाँ नंबर बढ़ घट सकता है लेकिन आम ही रह जाएगा। तो अगर ये आम है तो ये भी आम है, ये भी आम, ये अमरूद, ये भी अमरूद, ये भी अमरूद, ठीक है ना। और कोई फल का नाम याद आ रहा है क्या? अगर वो तीनों वो यार हमेशा खाने पीने पे लगे रहते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका है, इसका जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं इसको इसके डायमेंशन को इसके डायमेंशन के साथ मैंने इक्वेट कर दिया, बात ही खत्म हो गया। अच्छा तो अगर यहाँ पे b और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टी इनवर्स 2। अब सर ये कहाँ से ला दिया? अरे फोर्स का है यार। अच्छा अब क्या करो, b का डायमेंशन इज इक्वल टू एम एल टी इनवर्स 2 और ये इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा ना डिवाइड में, तो टी स्क्वायर ऊपर लेके जाओ तो एम एल टी टू द पावर -4। ओ ये आ गया। देखो आपके पास a का भी डायमेंशन आ गया और आपके पास b का भी डायमेंशन आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? डायमेंशन ऑफ a बाई b। तो डायमेंशन ऑफ a बाई b फाइंड आउट करोगे तो लो a बाई b का डायमेंशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m l टू द पावर हाफ t टू द पावर -2, m l टू द पावर हाफ t टू द पावर -2 डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? m l t टू द पावर -4, तो m l t टू द पावर -4। अब देखो फाइनली ये क्या बच जाएगा m0, क्योंकि m से m तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा l टू द पावर -1/2, यहाँ पे l पूरा है, यहाँ पे l आधा है, ऊपर जाएगा तो -हाफ प्लस सॉरी ऊपर जाएगा तो -हाफ हो गया -हाफ और यहाँ पे t टू द पावर 2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल डायमेंशन आएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये पूछा हुआ है एम्स 2018 में, बहुत आसान सा सवाल था। अब इसको नोट करो एक बार, एक और सवाल लेते हैं। चलो तो अगला सवाल है द वान डर वाल इक्वेशन। ये ना गैसियस स्टेट में होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे वान डर वाल इक्वेशन। तो वान डर वाल इक्वेशन फॉर ए गैस, ठीक है। एक गैस के लिए वान डर वाल इक्वेशन P + A/v² इंटू v - b है, ठीक है ना, इज इक्वल टू RT, जहाँ पे P है प्रेशर, ठीक है। हालांकि ये सवाल में नहीं दिया इन्होंने लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। वेयर P इज प्रेशर, P क्या है? प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा और V क्या है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो तो P प्रेशर, V वॉल्यूम, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो आपको निकालना क्या है? निकालना है डायमेंशन A एंड B का, ठीक है ना। किसका किसका? A और B का। बहुत आसान सा सवाल है ना। आप ज़्यादा इसके पूरे मतलब इक्वेशन को देख के डरना मत, बहुत सिंपल सा है। क्या सर? कि देखो B में से B को घटाया गया है, तो मैंने क्या बताया था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि अगर भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ किसको घटाया जा सकता है? वॉल्यूम को। यानी जो भी का डायमेंशन होगा, भी का जो डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन के बराबर होगा? बी के डायमेंशन के बराबर होगा। या मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, इन सब साइन से अगर दो फिजिकल क्वांटिटी क्या रहे, सेपरेट रहे, तो समझ लेना कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है? सेम है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा? बी का डायमेंशन होगा। तो बी का डायमेंशन आप क्या लिखोगे? m0, ठीक है ना, LQ T0, ठीक है। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? बी का डायमेंशन हो गया। सिर्फ उसी प्रकार से अगर ये P प्रेशर है तो A/v² भी क्या होगा? प्रेशर होगा, सिंपल। अगर प्रेशर में किसको ऐड किया जा सकता है? प्रेशर को ही ऐड किया जा सकता है। तो एंड यहाँ पे और क्या लिखेंगे कि P का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका है? A/v² का है, तो A/v² हो गया, ठीक है ना। दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम। अब देखो V क्या है? V वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का स्क्वायर। तो चलो प्रेशर का हम लोग लिखते हैं, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स आप लिख दो यहाँ पे, अगर नहीं याद आ रहा है तो फोर्स अपॉन एरिया। आप अगर नहीं याद है ना तो बेसिक से कर सकते हो आप, इज इक्वल टू A/v²। इसका ये डायमेंशन हो गया फोर्स का। अब देखो mLT इनवर्स 2 फोर्स का, और एरिया का क्या होता है? L² इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो A का डायमेंशन तो हमें फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम का डायमेंशन हमें पता है कितना? LQ। तो LQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? L⁶। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? L⁶। ये हो गया। वॉल्यूम का स्क्वायर जो है ना, वॉल्यूम का स्क्वायर जो है वो L⁻³ होगा ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो L⁻ कितना हो जाएगा? 6। तो L⁻6 को हम लोग आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए जो है ना, ए का डायमेंशन आपको लिखना है। तो ए का डायमेंशन लिखने के लिए आप क्या करोगे? इसको इधर लेके जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो L⁻7 हो जाएगा ऊपर, L⁻7 यानी mL⁻7 T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई कितना? L²। और ए का जो होगा डायमेंशन वो कितना हो जाएगा? mL⁵ T⁻⁻2।
ये हो गया आपका ए का डायमेंशन। ठीक है, अब देख लो बहुत आसान था, क्या किया, प्रेशर को इक्वेट कर दिया मैंने इससे, और वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब एल क्यू का स्क्वायर एल टू द पावर 6, और ये देखो फोर्स mlt इनवर्स 2 और एरिया कितना एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल दिया मैंने, है ना, ए का जो डायमेंशन आया वही आपका आंसर हो गया, और ए और बी का इस तरह से हम लोग डायमेंशन निकाल पाते हैं। जब अच्छे से नोट करें उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो एक आध सवाल और करके देखते हैं, आपके भरोसे के लिए, आपके मन के संतुष्टि के लिए। ठीक है ना, मन के संतुष्टि के लिए एक सवाल और कर लेते हैं, लास्ट वन है, इस बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो बाद में मेरे को ब्लेम मत कर लेना। क्लियर है ना, ब्लेम नहीं ना करोगे, नहीं करना। चलो अगला सवाल लेते हैं। चलिए, तो सवाल है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है इन द रिलेशन p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर p इज पावर। p यहाँ पे प्रेशर नहीं है, p क्या है, पावर है, x डिस्टेंस और t क्या है, टाइम है। ठीक है, रिलेशन आपको पता है, रिलेशन क्या है, रिलेशन कह रहा है कि सर जो पावर है ना, पावर p वो किसके बराबर है, b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टी के बराबर है। क्लियर, तो अब आपको करना ये है कि इसका जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग किसका होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कि सर ये पावर का जो डायमेंशन होगा वो b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी के डायमेंशन के बराबर होगा। Got it? तो अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है आगे देख लीजिए, यहाँ पे b माइनस एक्स स्क्वायर है, एक कांस्टेंट तो यहाँ से मिल रहा है, तो आपको क्या बताया था मैंने कि अगर कोई ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, इक्वेट होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, वो तभी होता है जब दोनों सेम नेचर का होता है, यानी b और एक्स स्क्वायर का नेचर क्या, सेम, यानी दोनों का डायमेंशन भी क्या, सेम, यानी डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओहो बहुत अच्छा, अब आगे क्या करें, x का डायमेंशन क्या, तो सर पहले देख लो x है क्या, x इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन l, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, l स्क्वायर, और b के डायमेंशन के बराबर हो गया, यानी b का डायमेंशन तो हो गया। अब इससे कोई परेशानी नहीं है, अब a का निकालना है आपको, तो चलो इसमें अब देखते हैं, जब a का निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a का डायमेंशन जो होगा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा, तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर घटा तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही बचेगा, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ एल स्क्वायर। अच्छा ए तो इधर चला आया ना, या चलो लिख दो एक, अब एक्स स्क्वायर ही लिख दो, या वट जो भी लिखना है आपको, b माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब फाइनली इसका जो डायमेंशन होगा दोनों मिला के वो एल स्क्वायर ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर एल स्क्वायर यहाँ भी था, एल स्क्वायर यहाँ भी था, b का अलग कुछ वैल्यू रहा होगा, है तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही, तो b का अलग कुछ वैल्यू रहेगा, इसका भी अलग कुछ वैल्यू होगा। तो देखो जैसे फोर्स माइनस फोर्स का डायमेंशन फोर्स का ही डायमेंशन होगा, अरे क्या बोल दिया, फोर्स में से अगर फोर्स को घटाओगे तो फोर्स बचेगा और उसका डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका भी अगर डिस्टेंस के स्क्वायर में डिस्टेंस का स्क्वायर घटा तो डिस्टेंस का स्क्वायर बचेगा और उसका डायमेंशन डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा, सिंपल। तो b माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए टी है, ये ए टी, तो a को तो मैंने इधर लेके गया, मैं इधर लेके गया तो p इधर चला आएगा, तो p इंटू टी, ये होगा डायमेंशन। अब अगर इसके डायमेंशन को लिखने का बारी आए तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एल स्क्वायर। ओहो सर अभी मैंने बताया था इसको, और पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम होता है, तो देखो वर्क डन होता है m एल स्क्वायर, टी इनवर्स 2 होता है वर्क डन, और नीचे एक और टाइम है तो टी इनवर्स 3 हो जाएगा पावर, ये लो पावर का आ गया। अच्छा अब कर लो खुद से, पावर कैसे लिखोगे, देखो पावर बराबर होता है w अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन का क्या, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, वर्क डन और एनर्जी का सेम मैंने बताया था, और यहाँ पे टाइम का क्या हो जाएगा, t, ऊपर लेके जाओ तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, ये आ गया, देखो मैंने यही तो लिखा है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो एक टाइम है तो ये टाइम को t लिख दो आप, ये आ जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये देखो ऊपर जाएगा तो m टू दी पावर -1, ये l, सॉरी काटना नहीं है, ठीक है, लेकिन देखो ये वाला एल स्क्वायर आपस में खुद मरकट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, t टू दी पावर -2, तो L0 t टू दी पावर -2, ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, a का। आपको निकालना किसका है, a इंटू बी का, तो फाइनली आप क्या लिखोगे, a इंटू बी का डायमेंशन। नाउ a इंटू बी का डायमेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो a का डायमेंशन क्या आया, a का डायमेंशन आया ये, तो लिख दो पहले इसको m इनवर्स L0 और t टू दी पावर -2, ये रहा। अब b का डायमेंशन बताओ, b का डायमेंशन एल स्क्वायर है सर, चलो अब क्या हो गया, तो m टू दी पावर -1, L टू दी पावर 2, t टू दी पावर -2, ये हो गया आपका a इंटू बी का डायमेंशन। ठीक है ना, बहुत सजा के नोट करें, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, मतलब डायमेंशन इतना जो पढ़ा आपने इसका यूज क्या है। ठीक है ना,
डायमेंशन जो पढ़ा इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ लिया सर, चलो तो वही यूज़ का बात करेंगे अब आगे। नोट कर लिया, चलो मिटाते हैं अब। तो अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का। अगर पूरा तरह से देखा जाए तो 3 एप्लीकेशन है इसका। 3 कितने, 3 ये दिख रहा है, ये कितना 1 2 3 एप्लीकेशन। कौन कौन सा? पहला कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डायमेंशन के हेल्प से कर सकते हो। कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे, पहले बस अभी मेरे को देखो। क्या ये कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो किसके हेल्प से, डायमेंशन के हेल्प से। नंबर 1 यानी वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए आप इसको यूज करते हो। दूसरा क्या, दूसरा कोई भी इक्वेशन या कोई भी फिजिकल फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है आप उसको भी चेक कर सकते हो, यानी कोई भी फिजिकल फॉर्मूले के करेक्टनेस को चेक कर सकते हो या क्या वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। और तीसरा जो इक्वेशन है, तीसरा जो एप्लीकेशन है, सॉरी तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि आपको अगर पता हो, क्या सर, अगर आपको पता हो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर से अगर आपको पता हो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी हूं तो मेरा डिपेंडेंसी किस किस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर है, अगर ये आपको पता हो जाए तो मेरा फॉर्मूला आप निकाल सकते हो उन फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में। यानी सिंपली कि आप रिलेशन डिराइव कर सकते हो 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच अगर आपको डिपेंडेंसी पता है तो। यानी 3 एप्लीकेशन आया आपके पास, ठीक है ना। उन तीनों एप्लीकेशन को एक बार लिख देते हैं हम लोग। पहला क्या है, नंबर 1, तो हमारे पास 3 जो एप्लीकेशन है वो ये आया। हम लोग ने क्या क्या यूज करना है हम लोगों को, तो पहला है कि टू चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग चेंज कर सकते हैं किसके यूनिट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को। नंबर 1, चेक कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल रिलेशन को, एक्चुअली ये क्वांटिटी नहीं है, दिस इज द रिलेशन। तो रिलेशन कोई भी फिजिकल रिलेशन है, जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो फिजिकल रिलेशन को चेक किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा जो है अपना, थर्ड एंड लास्ट, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो आएगा वो क्या आएगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, और इसमें डायमेंशन का ही यूज होगा। क्लियर है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग क्या, टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। चलो तो शुरू करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। थोड़ा पेशेंसफुली देखेंगे क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप जानते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी n1 u1 बराबर n2 u2, मैंने आपको बताया था पहले भी ये, ठीक। अच्छा n क्या है, n तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, u है यूनिट। अब कोई भी यूनिट होता है देखो, तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ होता है, ठीक है। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में चले जाओ, जैसे मैंने आपको बताया था FPS में 3 फंडामेंटल, MKS में 3 फंडामेंटल, CGS में 3 फंडामेंटल, तो वैसे ही हर सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटी तो होता ही होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मास, लेंथ और टाइम के लिए फंडामेंटल लेना है, ठीक है। तो उसमें हर एक का अलग अलग साइज होता है। जैसे अगर आप SI में जाओ तो मास का क्या होता है, 1 मीटर होता है। अगर वही CGS में चले जाओ तो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना। और कहीं और चले जाओ FPS में तो वहाँ पे 1 फीट होता है। तो ये अलग अलग साइज होता है। अब आपको करना ये होगा कि आपको मान लेना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग मान लिया हम लोगों ने कि यूनिट 1 में जो साइज था ना सब यूनिट का, फंडामेंटल यूनिट का या फंडामेंटल का क्या क्या साइज था, तो मान लो फंडामेंटल का M1 था, L1 था और T1 था। अभी सोचो यूनिट 1 के लिए, फंडामेंटल के लिए, मास के लिए मैंने M1 लिया, लेंथ के लिए मैंने L1 लिया और टाइम के लिए T1 लिया। अभी बस सुनते रहना ध्यान से। U2 के लिए मैंने क्या लिया, U2 के लिए मैंने ले लिया M2, L2 और T2, ये मैंने मान लिया, ठीक। अब ऑब्वियसली मानना पड़ेगा ना, जैसे फोर्स का लिखते हो तो फोर्स का क्या लिखते हो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो kg क्या है, kg है मास, मीटर क्या है लेंथ, और ये क्या है टाइम। तो मास, लेंथ और टाइम इसका साइज है। अब इसी को अगर CGS में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका भी देखो, इसमें ग्राम साइज है, सेंटीमीटर साइज है और सेकेंड साइज है, ऐसा लिखते हो बिल्कुल आप लोग। तो वही मैंने मान लिया कि यहाँ पे kg के जगह पे M1 है कोई, है ना, मीटर के जगह पे L1 है कोई, है ना, सेकेंड के जगह पे T1 है कोई। तो वैसे मैंने मान लिया, ठीक है। हमें पता नहीं है कि कौन क्या है, तो हम मान सकते हैं ऐसा, बिल्कुल मान लिए। अब क्या करना होगा, चूंकि आप जानते हो कि ये चीज़ें ऐसा होता है, तो आप क्या लिखोगे, N1 इंटू
अब जैसे अभी आपने क्या देखा था कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे केजी के ऊपर पावर कितना है 1, मीटर के ऊपर पावर कितना है 1 और सेकेंड के ऊपर पावर कितना है -2 है। तो वैसे ही यहाँ भी आपको डायमेंशन सबका मान लेना पड़ेगा कि सपोज सर A इज द डायमेंशन फॉर मास, B इज द डायमेंशन फॉर लेंथ एंड T इज द डायमेंशन फॉर C इज द डायमेंशन फॉर टाइम। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे N1 इंटू क्या लिखो बताओ, तो यहाँ पे लिखोगे M1 टू द पावर कितना A, L1 टू द पावर कितना B और T1 टू द पावर कितना C। देखो मास के लिए डायमेंशन कितना हो गया A, लेंथ के लिए कितना हो गया B और टाइम के लिए कितना हो गया C। ये आपको इतना मान लेना पड़ेगा, ठीक है। और आगे आप जैसे जैसे बढ़ोगे तो वो उसमें ABC आपको दिया रहेगा, आपको पता रहेगा। कैसे पता रहेगा, पहले आप थोड़ा सा बने रहें अभी। तो ये अगर सपोज कर लो, अब कैसे पता रहेगा उसमें, तो उसमें जैसे आपको फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स का लिखना होगा, तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा, तो मास पे कितना होता है 1 होता है, लेंथ पे कितना होता है 1 होता है, टी पे कितना होता है -2 होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ मान लेना पड़ेगा, मास लेंथ और टाइम आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इज इक्वल टू करोगे N2, ठीक है, फिर से यहाँ पे M2 हो जाएगा और इस पे पावर A, L2 हो जाएगा, इस पे पावर क्या हो जाएगा B और T2 हो जाएगा, इस पे पावर क्या हो जाएगा C। आपको निकालना क्या है, सपोज कर लो आपको N2 निकालना है, N1 दिया हुआ है और N2 निकालना है। मतलब सर क्या दिया हुआ है, मान लो 20 न्यूटन फोर्स को पूछने कह रहा है बदलने के लिए इतना कितना टाइम होगा, तो N1 दिया हुआ है ना 20, है ना। तो N2 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो N2 बराबर क्या लिखना है आपको, N2 इज इक्वल टू लिखोगे N1, है ना, और M1 बाई M2 लिख सकते हो ऐसा क्या, और इस पे पावर A है, इस पे भी पावर A है, तो होल पावर A इधर लेके आ गया मैं। L1 बाई L2 टू द पावर क्या हो जाएगा B, T1 बाई T2 टू द पावर क्या हो जाएगा C, ठीक है। और फाइनली जब यहाँ से हम लोग सारा काम करेंगे और सबका कन्वर्जन कर देंगे ना, यहाँ पे जैसे ABC का वैल्यू तो हमें पता रहेगा डायमेंशन से, और M1 के लिए मान लो kg है और M2 के लिए क्या है ग्राम है, तो kg बाई ग्राम करेंगे, ऑटोमेटिकली कैंसल वैंसल कर देंगे, ठीक है। और जब कैंसल वैंसल करेंगे तो सारा रिजल्ट लास्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे केजी लिखोगे तो यहाँ पे ग्राम लिखोगे, यहाँ पे मीटर लोगे, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे घंटा, यहाँ पे सेकंड, तो कन्वर्ट करके फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू में लाएंगे ना। देखो घंटा सेकंड कैंसिल होगा, हो सकता है घंटे को 3600 सेकंड बना दो, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर लेंथ है मीटर और सेंटीमीटर तो इसको 100 सेंटीमीटर बना दो, इसको सेंटीमीटर ऑलरेडी रहेगा, कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यूनिट तो सारा कैंसिल हो जाएगा, बच कौन जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू को लास्ट में इसके साथ ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको एक बार ढंग से लिखते हैं कि इसको लिखना कैसे है, उसके बाद हम लोग इस पर सवाल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा, आई गारंटी और क्लैरिटी आएगा। थोड़ा सा ध्यान दो। तो ध्यान दें क्या किया मैंने, सबसे पहले लिखा गया है कि हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू N1 U1 बराबर N2 U2 होता है, ये आपस में बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, सभी लोग को पता है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें मान लेना है कि M1 L1 T1 बी द साइजेस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। ध्यान से सुने कि M1 है, L1 है एंड T1 बी द साइजेस ऑफ फंडामेंटल। M1 को L1 को और T1 को साइज बताया गया। साइज बताया गया मतलब क्या, जैसे केजी है, केजी एक साइज है एक्चुअली में। कैसे, क्योंकि केजी और ग्राम दोनों अलग अलग साइज का यूनिट है, समझ में आ रहा है बात। पाउंड एक अलग साइज का यूनिट है, तो वही मैंने बताया कि M1 L1 T1 जो है साइज है यूनिट का, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में, है ना, पहले सिस्टम ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। उसी प्रकार M2 L2 और T2 क्या है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका साइज है ना, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट का साइज है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी का, जिस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ। अगर ये Q है यहाँ पे तो इस Q का हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। तो इफ डायमेंशन ऑफ Q इज M टू द पावर A, L टू द पावर B और T टू द पावर C, ये तो हमें पता ही करना पड़ेगा। नहीं भी होगा तो हम लोग नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो M टू द पावर A, L टू द पावर B और T टू द पावर C, डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को पता कर लेना पड़ेगा। उसके बाद U1 के लिए लिख देना पड़ेगा कि M1 टू द पावर A, मतलब kg पे जैसे आया तो ग्राम पे भी वैसे ही आएगा, मीटर पे जितना आया वैसे ही सेंटीमीटर पे आएगा। कैसे क्या, जैसे यहाँ पे आप लिखते हो ना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तो अगर इसको आप सीजीएस में लिखो तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जितना इस पे केजी पे पावर 1 था तो ग्राम पे भी पावर 1 आया, मीटर पे पावर 1 था सेंटीमीटर पे भी पावर 1 आया, सेकंड पे पावर 2 था तो सेकंड पे भी पावर -2 आया। तो हर जगह क्या होता है, सेम सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर था वो नहीं बदलता, डायमेंशन नहीं बदलता, है ना। तो यूनिट 1 के लिए मैंने लिख दिया M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C, है ना। U2 के लिए M टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर C। तो N1 इंटू देखो ये मैंने M1 टू द पावर A, M2 L1 टू द पावर B और T1 टू द पावर C कर दिया,
ठीक है, जो डायमेंशन था वो लिख दिया, उसके बाद n2 और जो फिर डायमेंशन था उसको लिख दिया। हमें निकालना क्या है, याद रखें, हमें जो फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा, चूंकि n1 दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाया रहेगा ना कि 20 यूनिट फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स है, 50 न्यूटन की फोर्स है, या फिर 10 kg क्या है, 10 kg मीटर पर सेकेंड क्या है, मोमेंटम है। तो उसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में या फिर किसी भी सिस्टम में। तो 10 n1 तो दिया हुआ है ना, तो n1 देखो दिया रहेगा, तो n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 टू द होल पावर a, उसके बाद L1 बाई L2 टू द होल पावर b, T1 बाई T2 टू द होल पावर c। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद सारा का वैल्यू रखेंगे, ऑटोमेटिकली इतना अगर आ गया तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, आप इसे एक बार नोट करें और जस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको एकदम 100% क्लैरिटी के साथ ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, या इवन यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत जो रह गया धुंधला धुंधला सा जो नजर आ रहा है ना, वो सारा आगे क्लियर हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल देखो दिया है, द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी है, जी का मतलब आप जानते होंगे शायद क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये दिया हुआ है मतलब जी का वैल्यू किसमें, सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पूछा है कि आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए एसआई सिस्टम में। अपने पास बहुत सारे मेथड है जो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये डायमेंशनल मेथड को यूज करना है। कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में आपको जो पहले बताया था मैंने, इसका जस्ट पहले थ्योरी, बस उसी को अप्लाई करना है। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप जी का डायमेंशन फाइंड आउट कर लें, नंबर 1। तो जी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, किया था ना आपने ये पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जी का वैल्यू जो आएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। अब जी का डायमेंशन लिखना है, तो जी का डायमेंशन हो जाएगा जी इज इक्वल टू फोर्स का क्या होता है ml t इनवर्स 2, और आर का क्या होता है, आर डिस्टेंस है यानी l स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m इंटू m यानी m स्क्वायर हो जाएगा। के मीटर है ना, केजी है ना, तो केजी का क्या होता है, मतलब मास का क्या होता है m, और फिर मास का क्या होगा m, यानी m स्क्वायर हो जाएगा। तो m टू द पावर -1 l टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे देखो, और t टू द पावर -2 हो गया। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, जी का। इतना कर लिया आपने। अब देखो आप क्या जानते हो कि सीजीएस में है ना, सीजीएस सिस्टम में, यानी फर्स्ट सिस्टम कौन है, सीजीएस है, तो उसमें जो m1 का वैल्यू है, m1 का वैल्यू वो क्या है, वो है आपका क्या, ग्राम। सीजीएस में तो मास ग्राम में ही होता है ना। अच्छा, L1 का जो वैल्यू है वो क्या है, सेंटीमीटर, और T1 का जो वैल्यू है वो क्या है, सेकेंड। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद अगले में आ जाओ, दूसरे सिस्टम जो है, दूसरा सिस्टम वो क्या है, एसआई है। तो दूसरा सिस्टम यानी सीजीएस में था, एसआई में कन्वर्ट करना है, यानी सीजीएस में हमने ये दिया और एसआई में क्या होगा, तो एसआई में m2 को क्या लिखा जाएगा, केजी, यानी 1 kg, साइज भी आप लिख सकते हो, 1 ग्राम हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेकेंड हो गया, साइज 1 kg हो गया। अच्छा, L1 क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, और T1 क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। ये मैंने अभी साइज लिख दिया बस। ठीक है, अब क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होना चाहिए इसका, अगला स्टेप ये होगा कि आप n1 u1 बराबर क्या लिखोगे, n2 u2। ठीक है, तो लिखो आप n1 u1 बराबर n2 u2। क्लियर। अब यहां से देखो डायमेंशन सबका काम आएगा। ठीक है, कैसे, तो n1 का वैल्यू आपको पता है कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और u1 का वैल्यू देखना, u1 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, तो m है ना, तो m1 टू द पावर -1, तो m1 टू द पावर -1, L1 टू द पावर -3 कि 3, उसके बाद T1 टू द पावर -2, तो यहाँ पे हो गया -2 इज इक्वल टू हो जाएगा n2, और उसी प्रकार से सेम पावर रहेगा लेकिन m2 वहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे m2 टू द पावर -1, L2 टू द पावर -3, और T टू द पावर -2, ये हो गया। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो n2 इज इक्वल टू आप फाइनली क्या लिखोगे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब देखो इसको इधर लेके आओ, है ना, तो क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 होल पावर कितना हो जाएगा इस पर, ये बता दो, -1। कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद L1 बाई L2 इस पे होल पावर कितना होना चाहिए, 3। उसके बाद T टू द पावर -2, T1 टू द पावर -2, और T टू द पावर -2, और इस पे पावर कितना होना चाहिए, आप डायरेक्टली लिख दो ना, -2, है ना, T1 बाई T टू द पावर -2। अब क्या करना है, अब देखो सबका साइज काम आएगा।
ठीक है। अब m1 का क्या लिया था आपने, m2 का क्या लिया था, तो सबको वैल्यू को लिखना है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁸। अब देखो m1 कितना है, 1 ग्राम है, तो आप लिखो यहाँ पे 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 kg, तो 1 kg m2 बराबर कितना है 1 kg, तो 10⁻³ ग्राम आप लिख सकते हो 1 kg को। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो आप लिख दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दो -1 पावर। L1 क्या है, L1 है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई L2 क्या है, L2 है 1 मीटर, L2 क्या है 1 मीटर, है ना, ये 2 है, तो L2 है 1 मीटर, तो यहाँ पे लिख दोगे 1 मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर, और इस पे पावर कितना है टोटल 3 है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। और उसके बाद T1 क्या है, सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ये आपस में मर कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इससे कोई परेशानी नहीं होने वाला। अब इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸। अब देखो ये ग्राम से ग्राम हो गया कैंसल, ठीक है ना, तो 1/10⁻³ है, ठीक है। तो अब देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 10⁻³ (1), कोई परेशानी, देखो 10⁻³ को मैं ऊपर लेके गया तो ये माइनस में हो गया, और फिर पावर -1 है, यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, तो 10⁻² का होल पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख दो आप 3, ठीक है। क्यों -2, क्यों ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो 1 सेकेंड ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 बच गया, 1 पे पावर कुछ भी वही रह जाएगा। अब 6.67 इंटू 10⁻⁸। अब इसको क्या लिखोगे आप, 10⁻⁻ कितना बताओ सब लोग, 10⁻+ की माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3, क्लियर। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 10⁻² जो है, 10⁻² को आप क्या लिखोगे 10⁻⁻6, समझ आ रहा है बात, ठीक है ना, ये 10 कितना हो जाएगा -6। तो फाइनली आप जब लिखोगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻³ बराबर क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, देखो है ना, यानी ये वाला SI सिस्टम में इतना वैल्यू आएगा 6.67 इंटू 10⁻11। तो देखो ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है ना। चलो तो आप इसे नोट कर लें, और आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग और भी इस पर कुछ सवाल करेंगे, 1-2, है ना, इसको और क्लैरिटी के साथ देखेंगे, और इसी क्वेश्चन को आप लोग ना रिपीट करना, जस्ट लेक्चर के बाद 1-2 बार रिपीट करना कि कर क्या रहा हूँ मैं। उसके बाद अगले क्लास में हम और भी सवाल करेंगे, और 2 और एप्लीकेशन है, उस दोनों एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नोट कर लेना अच्छे से और पढ़ते रहना। घर में बदमाशी नहीं करेंगे सारे बच्चे, अभी घर पे हैं, आई नो कि सभी लोग बच्चे अभी घर पे हैं और बदमाशी करते रहते हैं, मम्मी पापा को परेशान करते हैं, प्लीज़ परेशान ना किया करें उन लोगों को, और क्या, और बाकी मेरा सेवा वेवा करते रहो। अरे मजाक कर रहा था यार, नोट करो, अपना पढ़ाई करो, मेरे ऊपर ध्यान मत देना। चलो बाय बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।